नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम AEDO का एडिटोरिया का सेट 4 करने जा रहे हैं, जो आगामी AEDO के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इससे आप अपने सिलेबस का भी एनालिसिस कर सकते हैं और साथ ही बहुत सारे प्रश्नों को सीखने में भी और आपका रिवीजन के लिए भी मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें पर्वत शिखर और उनकी पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं। केवल नोकरेक, गारो पहाड़ी, सरामती, नागा पहाड़ी, सैडल पिक, लक्षद्वीप। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका सही जवाब है सैडल पिक। लक्षद्वीप में नहीं बल्कि उत्तरी अंडमान द्वीप में है, वो भी उत्तरी अंडमान द्वीप में है। तो इस हिसाब से हमारा एक स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया। तो अगर हम एक एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद नोकरेक मेघालय की गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें से ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें से पूछा गया है कि कितने युग्म सही है, तो इनमें से कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं होता। और वहीं सारामती नागालैंड में नागा पहाड़ी का उच्चतम शिखर है, ये भी सबसे ऊंची चोटी है नागा पहाड़ी की, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर हमें इसमें गेस वर्क का यूज करना होगा तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी गेस कर सकते हैं कि अगर इस टाइप का स्टेटमेंट होता है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है या सही है, और अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो हमेशा अगर 3 स्टेटमेंट है तो 3 से 1 कम, यानी कि दो स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अगर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो 4 में से 3 के सही होने के चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर के बाद अक्सर संवहनीय वर्षा होती है। यह एक कथन है और इसका कारण है अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है। तो इसमें से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना होता है। तो अगर कथन और कारण का प्रश्न होता है तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कथन और कारण सही है कि नहीं। अगर हमें कथन और कारण के सही होने का पता लग जाएगा तो भी हमारे ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें से इसका कथन सही है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर के बाद अक्सर संवहनीय वर्षा होती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है, कारण भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। इसमें से कथन और कारण दोनों सही है, तो क्या ये कथन का सही व्याख्या करता है? तो हाँ, ये कथन का सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विश्व भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है यूथोपिया, इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान या सोमालिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है और इसका याद रखने का ट्रिक है SEED। तो इसमें से एस से सोमालिया, ई से इथोपिया और ई से इरिट्रिया और डी से जिबूती होता है। तो इसमें से हमारा पूछा गया है कि सही विकल्प कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिणी सूडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यूथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जल संधियाँ हैं, जल संधियों को जोड़ने वाला निकाय है। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो अगर हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मलक्का जल संधि यह अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। तो ए का 2, बी का 4। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन एक करेक्ट है। और मलक्का दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। वहीं हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और सुंडा जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। केवल कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होते हैं। जेट स्ट्रीम की गति गर्मियों की तुलना में सर्दियों में दुगनी हो जाती है। इसे कथन एक इनकरेक्ट है कि जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होते हैं। तो समशीतोष्ण चक्रवात जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होते हैं। तो अगर हम अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। और इसके साथ ही हमें पता है कि कथन 2 सही है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जेट स्ट्रीम की गति गर्मियों की तुलना में सर्दियों में दुगनी हो जाती है। तो सर्दियों में ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है, जिससे जेट स्ट्रीम की गति गर्मियों की तुलना में लगभग दुगनी हो जाती है। और सर्दियों में इसकी गति 180 किलोमीटर पर आवर होता है। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर घूर्णन का परिणाम है। यह ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। यह पवन की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। यह दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है। तो इसमें से पूछा गया है कि कोरियोलिस बल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है। वहीं कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। इसलिए कथन 2 सत्य है। और पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर घूर्णन का भी परिणाम है, ये भी कथन सत्य है। और यह दाब प्रवणता बल के कारण लंबवत कार्य करता है। तो कोरियोलिस बल हमेशा पवन की दिशा या दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है। दाब प्रवणता बल या पवन की दिशा के लंबवत। इसलिए कथन 3 भी सत्य है। इसमें से यह पवन की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। तो नहीं, कथन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें से पूछा गया कि असत्य है, तो कथन 3 असत्य है कि पवन की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर नहीं बल्कि यह दाईं ओर विक्षेपित करता है। तो इसलिए बाईं ओर की वजह से यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मृदा के प्रकारों को उनका क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें से इसका अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करती है। और फिर काली मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद लाल एवं पीली मृदा है दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे काली मिट्टी है। और सबसे कम क्षेत्रफल लेटेराइट मिट्टी का है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1324, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं। तो सार्क हिमनद द्वारा पर्वतीय ढलानों पर बनाया गया एक लंबा और चौड़ा गर्त होता है, तो इसलिए कथन एक सही है। वहीं बरखान रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवनों द्वारा निर्मित एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। इसलिए कथन 2 सही है। स्टैक समुद्री तरंगों के अपरदन से बना एक स्तंभ होता है स्टैक। कथन 3 भी सत्य है। वहीं घोल रंध्र भूजल से निर्मित होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी चारों युग्म सही हैं। नेक्स्ट है सूर्य की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित परतों को केंद्र से बाहर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्रोड सूर्य की परत का सबसे आंतरिक भाग है। के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी और गर्म, अत्यंत गर्म परत कोरोना होता है। और क्रोड के बाद प्रकाश मंडल होता है और यह दृश्य होता है, इसे हम देख सकते हैं। उसके बाद वर्णमंडल होता है प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर। तो अगर हम ये बनाना चाहेंगे तो ये हमारा क्रोड हो गया। क्रोड के बाद प्रकाश मंडल ये हो गया, क्रोड प्रकाश मंडल। उसके बाद वर्णमंडल और सबसे बाहरी परत हो गया कोरोना। तो हमारा सही जवाब है 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पाए जाने वाले कोयले का अधिकांश भाग गोंडवाना काल का है, जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। टर्सरी कोयला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत के कुल कोयला उत्पादन में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक योगदान है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इसमें से कथन एक सही है कि भारत में पाए जाने वाले कोयले का अधिकांश भाग गोंडवाना काल का है और इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है और यह उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। और यह उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। दूसरा टर्शियरी कोयला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो दूसरा कथन भी सत्य है। और भारत में कुल कोयला उत्पादन में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत के कुल कोयला उत्पादन में लिग्नाइट नहीं बल्कि बिटुमिनस कोयला का योगदान है, तो इसलिए कथन 3 इनकरेक्ट हो गया। इस हिसाब से अगर हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहेंगे तो अगर किसी को कथन 3 के बारे में इनकरेक्ट होने की बातें पता है तो वो इजीली सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिकथन और उनके कारणों पर विचार करें। हीरे का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है और इसका कारण है कि हीरे का क्रांतिक कोण बहुत अधिक होता है जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो हीरे
हीरे का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ये कथन तो सही है, लेकिन हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, इसलिए कारण गलत हो गया। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट है, यदि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा और उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्ताकार पथ गतिज ऊर्जा बढ़ा देगी, परवलयाकार पथ गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, वृत्ताकार पथ गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, या हेलिकल पथ गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृत्ताकार पथ गतिज ऊर्जा स्थित रहेगी। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय बल हमेशा गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप कण एक वृत्ताकार पथ में गति करता है और इसके अनुसार यह बल अभिकेंद्री बल के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को परिभाषित करता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो गति की कौन सी अवधारणा एंट्रोपी की अवधारणा को परिभाषित करता है। तो गति का दूसरा नियम अवधारणा को परिभाषित करता है। यह नियम बतलाता है कि एक प्राकृतिक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया में एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और यह ऊर्जा की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के बारे में कौन सत्य असत्य कथन। तो इसमें से कहा गया है कि इसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है। प्रति विखंडन उत्सर्जित ऊर्जा नाभिकीय संलयन की तुलना में प्रति न्यूक्लियन ज़्यादा होता है। इसमें द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें भारी और अस्थिर नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी के बाद छोटे एवं हल्के नाभिक में विभाजित हो जाते हैं। तो यह कथन सत्य है। और यद्यपि प्रति विखंडन कुल ऊर्जा संलयन प्रति ऊर्जा घटना से अधिक होती है, लेकिन प्रति न्यूक्लियन के आधार पर संलयन विखंडन की तुलना में कई गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसलिए कथन 2 गलत है। वहीं इसका द्रव्यमान ऊर्जा क्षति में परिवर्तित हो जाता है। तो कथन 3 भी सही है। तो इसका सही जवाब है सिर्फ और सिर्फ कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का संबंध अल्बर्ट आइंस्टाइन से है। तो इसमें से ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अनिश्चितता का सिद्धांत का संबंध हाइजेनबर्ग से है। तो 2 का 3 और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सिद्धांत का संबंध मैक्स प्लैंक से है और तरंगीय यांत्रिकी का इरविन श्रोडिंगर से है। नेक्स्ट है, एक तनी हुई डोरी में यदि तनाव को 4 गुना कर दिया जाए तो तरंग का वेग अपरिवर्तित रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है, यदि एक तनी हुई डोरी में तनाव 4 गुना है तो तरंग का वेग 2 गुना हो जाएगा। जी के मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी का मान केंद्र पर 0 में होता है, सही है, क्योंकि केंद्र पर सभी दिशाओं से गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। वहीं भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक नहीं बल्कि कम होता है। इसलिए कथन 2 इनकरेक्ट हो गया। तो अगर हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट है, पृथ्वी के
घूमने की गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, तो ये सही है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल लगता है जो गति को बढ़ा देता है और जी का मान को कम कर देता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2 लेंस की जिनकी शक्ति 12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, एक साथ रखे गए हैं, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? तो इसमें से +12D और -2D, तो इसमें से प्लस माइनस तो 10 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट फिर से है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें से सिल्वर आयोडाइड का संबंध कृत्रिम वर्षा से है। तो फिर से अगर हम ऑप्शन ने एलिमिनेट करेंगे तो हमारा 2 ऑप्शन गया। सिल्वर क्लोराइड का संबंध फोटोक्रोमेटिक कांच से है और 2 का 3, तो इसका सही जवाब है ए। सिल्वर नाइट्रेट का संबंध दर्पण का रजतन से है और सिल्वर ब्रोमाइड का संबंध फोटोग्राफी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अणु की संरचना पिंजरे जैसी होती है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो कूट का प्रयोग करके सही जवाब देना है। तो हीरा की संरचना 3D होती है, 3D चतुष्फलकीय होती है। वहीं ग्रेफाइट की संरचना परतदार होता है और इसमें षटकोणीय जाल होता है। षटकोणीय जाल की परत होती है। वहीं फ्लोरीन की संरचना बंद पिंजरे या फुटबॉल जैसा होता है, पिंजरे या फुटबॉल जैसा। तो इसका सही जवाब है सिर्फ और सिर्फ 3। नेक्स्ट है अभिकथन और उनके कारण पर विचार करना है। ग्राफीन वर्तमान में ज्ञात सबसे पतला लेकिन सबसे मजबूत पदार्थ है। जो तांबे की तुलना में विद्युत का बेहतर सुचालक है। तो इसका कथन सही है। ग्राफीन की संरचना कार्बन परमाणु 3p संकरण प्रदर्शित करते हैं और एक द्विविमीय षटकोणीय जाली बनाते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ग्राफीन की संरचना कार्बन परमाणु का sp3 संरचना नहीं बल्कि sp2 संरचना प्रदर्शित करता है और जिसके कारण यह द्विविमीय षटकोणीय जाली बनाता है। तो इसलिए इसका कथन सही हो गया, लेकिन कारण गलत है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। आर्गन का बिजली बल्ब के तारों में भरा जाता है ताकि टंगस्टन तंतु की दीर्घकालिता के लिए। तो ए का 4। नियॉन विज्ञापन प्रदर्शन के लिए रोशनी के लिए किया जाता है। वही क्रिप्टॉन का प्रयोग हवाई पतन पर अवरत रोशनी और प्रकाश स्तंभ के लिए किया जाता है। जेनॉन का प्रयोग फोटोग्राफी को फ्लैश गन की रोशनी के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हड्डियों के अंधेरे में चमकने का मुख्य कारण क्या है? हड्डियों में लाल फास्फोरस की उपस्थिति, वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन, सफ़ेद फास्फोरस का लाल फास्फोरस में परिवर्तन और लाल फास्फोरस का सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब है हड्डियों के अंधेरे में चमकने का मुख्य कारण है वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन होना शुरू हो जाता है। फिर से अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। तो इसमें से कहा कि अमेरबेल जैसा परजीवी एंजियोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से हिस्टोरिया पर निर्भर करते हैं। तो कथन सही है। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है जो पोषक
पौधे के फ्लोएम और जाइलम दोनों के साथ संबंध स्थापित करके पोषण प्राप्त करते हैं। तो कारण भी सही है और कथन कारण की सही अभिव्यक्ति भी करता है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की जड़ों के रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शकरकंद एक रूपांतरित मूसल जड़ जो भोजन संचयन के लिए फूल जाती है। कुंभी, तो शकरकंद एक रूपांतरित मूसल जड़ नहीं बल्कि अपदस्थानिक जड़ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। तो अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वहीं कुंभी रूपी जड़ें जैसे शलजम में आधार भाग बहुत मोटा होता है और निचला भाग अचानक पतला हो जाता है। तीसरा कथन, प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मिट्टी के बदलते परिवेश में उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, जिससे जल अवशोषण बाधित हो जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एसिलीन का संबंध सल्फर, लहसुन में पाए जाने वाला सल्फर युक्त यौगिक है, तो ए का 2। लैक्टिक अम्ल का संबंध पेशियों में अवायवीय श्वसन का उपोत्पाद है। ऑक्सीटोसिन, यह चिकनी मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए प्रेरित करता है और थायरोक्सिन अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के बीच भिन्नता को स्पष्ट करता है। तो हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से रक्त आधान और टैटू बनवाने जैसे असुरक्षित शारीरिक संपर्क से बढ़ता है, जबकि स्वाइन फ्लू श्वसन बूंदों से फैलता है, तो कथन एक सही है। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस के कारण होता है, जबकि स्वाइन फ्लू एक आरएनए वायरस के कारण होता है, तो कथन 2 भी सत्य है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, जबकि स्वाइन फ्लू मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है, तो कथन 3 भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फिर से सूची का, यानी पादप हार्मोन और प्रमुख शारीरिक प्रभाव। तो एबेसिक एसिड, यह रंध्रों को बंद होना और तनाव के लिए सहिष्णु है। जेब्रेलिन का संबंध आनुवांशिक बौनेपन को दूर करना और बेल्टिंग है। साइटोकाइनिन का संबंध कोशिका विभाजन और जीर्णता में देरी से है। वहीं एथिलीन का संबंध फलों का पकना और श्वसन चर्मोत्कर्ष से है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट अभिकथन और कारण वाला है। कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण सबसे पहले पौधे के शीर्ष भाग और नई पत्तियों पर दिखाई देता है, तो इसमें से कथन सही है। पादप शरीर के भीतर कैल्शियम एक अत्यधिक गतिहीन तत्व है जो पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर पुनर्गठित नहीं हो पाते। कथन और कारण दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट होता है। और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पादप कोशिका के भीतर कैल्शियम एक अत्यधिक गतिहीन तत्व है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक महत्व के पादप रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास बीज के बाहरी हिस्से में प्राप्त होने वाला सरफेस फाइबर है जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। सन और जूट पौधे में फ्लोएम या बास्ट से प्राप्त होने वाला रेशा है। नारियल के फलों के एंडोकार्प भाग से प्राप्त रेशों के घटक है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 सही है, वही कथन 3 गलत है। यह एंडोकार्प नहीं बल्कि मेसोकार्प भाग है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खानामा का युद्ध 1557 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर
वर्सेस राणा सांगा। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। शेरशाह वर्सेस हुमायूं। वहीं तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसे राक्षस तांगरी का भी युद्ध कहा जाता है और ये भी सही है। धर्मंत का युद्ध 1648, तो धर्मंत का युद्ध 1648 में नहीं बल्कि 1658 में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह। यह उत्तराधिकार का युद्ध था जो शाहजहां के बेटों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन में सरदेशमुखी क्या है। विजित क्षेत्र से लिया जाने वाला 25% कर, पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, पुश्तैनी अधिकार के दावे पर लिया जाने वाला अतिरिक्त कर या व्यापारिक वस्तुओं पर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क। तो इसमें से इसका सही जवाब है पुश्तैनी अधिकार के दावे पर लिया जाने वाला अतिरिक्त कर। वहीं चौथा पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के लिए लिया जाता था और सरदेशमुखी पुश्तैनी अधिकार के दावे के लिए लिया जाता था। नेक्स्ट है फिर से अभी कथन और कारण। अकबर ने दीन इलाही को एक राष्ट्रीय धर्म बनाने का प्रयास किया था, तो ये कथन सही है। और अकबर साम्राज्य की राजनीतिक एकता को सांस्कृतिक एकता के माध्यम से सुदृढ़ करना चाहता था, कारण भी सही है। और इसीलिए अकबर ने दीन इलाही की भी स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकता भूमि का हस्तांतरणीय अधिकार था। मुक्ता को एकता से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपनी सेना के रखरखाव करने के लिए होता था। और बलबन ने इक़्तादारों पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक सही है। इक़्तादार को भूमि का मालिक नहीं बनाया जाता था, बल्कि उन्हें राजस्व वसूलने का अधिकार मिलता था और जिसे बदला भी जा सकता था। वहीं मुक्ता को इक़्ता से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपनी सैन्य टुकड़ियों का खर्च चलाने और शासन में मदद करने के लिए होता था। और बलबन ने इक़्तादारों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारियों का भी नियुक्ति किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में न्यायांकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई सुविधा का विस्तार, सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना या मंदिरों का रखरखाव। तो इसका सही जवाब है न्यायांकर व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की एक मुख्य विशेषता थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण। इसमें राजा अपने सेना नायक को भूमि प्रदान करते थे और बदले में वे राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। नेक्स्ट है धौलावीरा स्थल के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? नगर 3 भागों में विभाजित था, तो कथन सही है कि नगर 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग में शासक वर्ग रहते थे। मध्य नगर और निचला नगर। विशाल जलाशय एवं जल संग्रह प्रणाली, तो ये भी कथन सही है। कथन 2 भी सही है और स्टेडियम का भी प्रमाण मिला है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी ही वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमतें निर्धारित करती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर न्यायिक अधिकार रखती थी। राजा का श्रेणी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना होता था। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन एक सही है कि श्रेणी ही वस्तु की गुणवत्ता और कीमत निर्धारित करते थे और वे अपने
सदस्यों के आचरण पर न्यायिक नियंत्रण भी रखते थे और वहीं राजा का श्रेणी के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करता था, हस्तक्षेप नहीं होता था। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से केवल 3 कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, तो हमारा ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट होता है। वहीं जूनागढ़ का अभिलेख का संबंध रुद्रदमन प्रथम से है, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सातकर्णी से और महरौली स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। प्राचीन भारत में अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें कथन 1 है कि यह ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि थी। दूसरा कथन है अग्रहारियों के निवासियों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था। तीसरा कथन है इसे केवल राजा द्वारा ही दान दिया जा सकता था। तो इसमें से कहा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो अग्रहार यह एक ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी, तो कथन 1 सही है, दान में दी गई भूमि थी और इस पर कोई कर नहीं लगता था। वहीं अग्रहार के निवासियों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं बल्कि उन्हें हस्तक्षेप का अधिकार था और वे कई मामलों में वे स्वयं स्थानीय प्रशासन का संचालन करते थे। इसलिए कथन 2 गलत हो गया। तो अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा सी, डी और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और इस हिसाब से हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 3 में कहा गया इसे केवल राजा द्वारा ही दान दिया जाता था, तो नहीं, इसे केवल राजा के द्वारा ही नहीं बल्कि कभी कभी सामंतों या धनी व्यक्तियों द्वारा भी दान में दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अदालत दीवानी और अदालत फौजदारी के बारे में क्या सत्य है। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिला में इन 2 अदालतों की स्थापना की थी। दीवानी अदालत में मुगल कानून के स्थान पर पूर्णतः अंग्रेजी कानून लागू किए गए थे। तो इसमें से केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें से अदालत दीवानी और अदालत फौजदारी, इसमें अदालत दीवानी में कलेक्टर के अधीन होता था और इसमें मुख्य रूप से संपत्ति, शादी एवं राजस्व का मामला था। राजस्व से जुड़ा मामला था। उसके बाद अदालत फौजदारी, तो अदालत फौजदारी का संबंध काजी या मुफ्ती से होता था। और यहाँ पे यह कलेक्टर के अधीन होता था। कलेक्टर के अधीन और इसमें आपराधिक मामले की सुनवाई होती थी। इसमें आपराधिक मामले की सुनवाई होती थी। तो इसमें से कहा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में न्यायिक योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की थी। तो कथन 1 सही है। दीवानी अदालत में मुगल कानूनों के स्थान पर पूर्णतः अंग्रेजी कानून लागू किए गए थे।
तो नहीं, यह गलत है। कथन 2 गलत है कि दीवानी अदालत में मुगल कानूनों के स्थान पर पूर्णतः अंग्रेजी कानून नहीं बल्कि हिंदू शास्त्र एवं मुसलमान के शरीयत पर आधारित कानून था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान हुई संधियों का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। सालवाई की संधि हुई थी 1782 में फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। वहीं सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी, लेकिन यह 30 दिसंबर 1803 को हुआ था और इसके द्वारा गंगा यमुना दोआब को ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 का सूरत विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्षेत्र और पद्धति को लेकर नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच मतभेद, मुस्लिम लीग की स्थापना और उसका समर्थन, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय का चयन न होना। तो इसमें से पूछा गया है कि मुख्य कारण कौन सा था? तो 1907 के सूरत विभाजन में मुख्य कारण था स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्षेत्र और पद्धति को लेकर नरमपंथियों और गरमपंथियों में मतभेद था। साथ ही 1907 के सूरत अधिवेशन में गरमपंथी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे बंगाल से बाहर फैलाया जाए, जबकि नरमपंथी इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसके अलावा तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता नरमपंथी के संवैधानिक सुधार और याचिकाओं का भी बहिष्कार करते थे। और 1907 के अधिवेशन में गरमपंथी लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो इसमें से सूरत विभाजन का पूछा गया है कि मुख्य कारण कौन से थे? तो मुख्य कारण उनकी कार्य पद्धति और कार्य क्षेत्र में के बीच मतभेद था। नेक्स्ट है, संस्था और संस्थापक। धर्मसभा राधाकांत देव, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, सेवा सदन बहरामजी एम मालवारी। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी 1830 में, जिसने राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों का मुकाबला करने के लिए हिंदू धर्म के पारंपरिक स्वरूप की रक्षा की। वहीं तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था 1839 में, और 1859 में इसका ब्रह्म समाज में विलय हो गया। नेक्स्ट है, सेवा सदन की स्थापना बहरामजी एम मालाबारी ने 1885 में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य असहाय महिलाओं की देखभाल करना और समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध करना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे फैक्ट्स तैयार हो गए। एक तो इनके संस्थापक के बारे में पता चल गया, इनका ईयर क्या था ये भी पता चल गया, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था ये भी पता चल गया, और साथ ही अगर मैच द फॉलोइंग भी आता है तो आप उसमें इजली कर लेंगे। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था,
क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं था, क्योंकि इसमें भारत के विभाजन की नींव नहीं थी, क्योंकि इसके प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे और ब्रिटेन की हार निश्चित लग रही थी, क्योंकि इसमें रियासतों को अलग होने का अधिकार दिया गया। उत्तर दिनांकित चेक का मतलब होता है पोस्ट डेटेड, यानी बाद का। तो इसमें से कहा गया है कि क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं किया गया था, तो अगर हमें इसका आंसर नहीं पता है तो हमारा सस्पिशन हो सकता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 की बातें हो रही हैं, और हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, क्योंकि इसमें भारत विभाजन की नींव थी। तो नहीं, ये थोड़ा सा अगर लॉजिकल गेस करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्योंकि इसमें रियासतों को अलग होने का अधिकार दिया गया था, तो ये भी ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। अब हमारे पास सब सस्पिशन के दो नंबर है, तो इसका सही जवाब है क्योंकि इसके प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे और ब्रिटेन की हार निश्चित लग रही थी, इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बलिया चित्तूर पांडे, तामलुक जातीय सरकार, सतारा प्रांतीय प्रति सरकार। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर सभी चार? तो इसमें से इसका सही जवाब है यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए स्थानीय लोगों ने अपने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तूर पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी, तो कथन एक सही है। तो कथन एक सही है कि बलिया में चित्तूर पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी। वहीं तामलुक में जातीय सरकार बनी थी। यह मिदनापुर बंगाल का इलाका है। मिदनापुर बंगाल का इलाका है। नेक्स्ट, सरकार में पड़ती सरकार। तो कथन 3 भी सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रस्तावित समूहन में बंगाल और असम को किस समूह में रखा गया था? तो इसका सही समूह ए में, समूह बी में, समूह सी में या समूह डी में? तो इसमें से समूह ए में मद्रास, इतना स्पेस नहीं है तो सब का मद्रास, फिर बी से बॉम्बे, एक फिर संयुक्त प्रांत था यूएन, जिसमें संयुक्त प्रांत में बिहार यूपी आदि था। फिर मध्य प्रांत एमपी और उड़ीसा था। वहीं समूह बी में पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध था। समूह सी में असम बंगाल था और समूह डी में 3 ही समूह में विभाजित था और समूह डी नहीं था। तो इसमें से पूछा गया है कि बंगाल और असम किस समूह में था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समूह में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में बटलर समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, केंद्र और प्रांत के बीच केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा करना, भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों में सुधार करना, या जेल सुधारों के लिए सुझाव देना। तो इसमें से पूछा गया है कि बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य भारतीय सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों में सुधार करना था। और इस समिति का गठन 1927 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे हारकोर्ट बटलर।
और उस समय वाइसराय थे इरविन। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1929 में सौंपी थी, जिसमें स्पष्ट किया था कि ब्रिटिश सर्वोच्चता केवल संधि के माध्यम से नहीं बल्कि यह एक जीवंत शक्ति है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा अधिवेशन 1938, लखनऊ अधिवेशन 1936। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931 में। और इसका मसौदा तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार भाषण, प्रेस बनाने की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता था। वहीं आर्थिक कार्यक्रम में लगान और मालगुजारी में कटौती, मजदूरों को बेहतर कार्य दशाएं एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण शामिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की सिफारिश की। इसने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने का सुझाव दिया। इसने महिला शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया। तो वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच ने शिक्षा के स्तर के अनुसार अलग अलग भाषाओं का सुझाव दिया था। इसने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को स्थानीय भाषा की सिफारिश की थी ताकि शिक्षा जन सामान्य तक पहुंच सके। वहीं इसने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने का सुझाव दिया था। कथन 2 भी सही है। और इसने महिला शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया था। कथन 3 भी सही है। और इसी वुड डिस्पैच में ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में में 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसमें से कथन तीनों सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई थी? सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल, बर्लिन वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, टोक्यो रासबिहारी बोस, सिंगापुर मदन मोहन सिंह। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था और लाला हरदयाल इसके संस्थापक सचिव थे। वहीं प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य था इसका सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को ब्रिटिश से मुक्त कराना। और इसी के अंतर्गत एक गदर साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला गया। सबसे पहले
यह उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अन्य भाषा में भी छपती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में विचार करें। वे राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान कर सकते थे। वे राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित कर सकते थे। वे पंचायतों की वित्तीय स्थिति की हर 6 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकते थे। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करने यानी बुलाने और सत्रावसान करने यानी समाप्त करने की शक्ति है, और वे राज्य विधान परिषद के कुल 1/6 भाग को नामित कर सकते थे, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े लोग होते थे। वहीं कथन 3 गलत है, क्योंकि वे पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए हर 6 वर्षों पर नहीं बल्कि प्रत्येक 5 वर्षों पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो इसलिए इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, असम, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सदन का अध्यक्ष या सभापति या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सदन का अध्यक्ष या सभापति। नेक्स्ट है, सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो कथन 1 सही है। इसमें से कहा गया है कि सही कथन का चुनाव करना है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो कथन 2 गलत है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह सांविधिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद में होता है। कथन 3, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो कथन 3 सही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सांसद द्वारा कानून बनाकर, राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी कर, नीति आयोग की सिफारिश पर या क्षेत्रीय परिषदों के प्रस्ताव पर। तो इसका सही जवाब है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके की जाती है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसे स्थापित किया जाता है, और पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है। यह कथन है, और इसका कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित होता है और इस पर मतदान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है। तो कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं कारण, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है और सांसद